हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज क्लास +1 का फर्स्ट चैप्टर करते हैं बायोलॉजी का, द लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम द यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। दिस पैराग्राफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप चाहें तो रीड कर सकती हैं। हम नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ओके। अर्न्स्ट मेयर 1904 to 2004, born on 5th July 1904 in Kempten, Germany. Ernst Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century. This line is very important. That Ernst Mayr, called the Darwin of the 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. Mayer joined the Harvard Faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, geography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. He also coined the currently accepted definition of a biological species. Mayer was awarded the three prizes widely regarded as the Triple Crown of Biology: the Baljan Prize in 1983 and the International Prize for Biology in 1994, the Crafoord Prize in 1999. Mayer died at the age of 100 in the year 2004. These two lines are very important. First one is Ernst Mayr called the Darwin of the 20th century. इसमें से नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं and for +1 class also it's important. Mayer was awarded the three prizes widely regarded as the Triple Crown of Biology. एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मेयर को 3 प्राइजेस मिले थे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट है, द लिविंग वर्ल्ड। पहले हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, फिर हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। So start with the living world. How wonderful is the living world! The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs. इन सब में हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। लीव अस स्पीचलेस, जो हमें स्पीचलेस बना देते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में, कोल्ड माउंटेन्स में, फ्रेश वाटर लेक्स में, सब जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो हमें स्पीचलेस बना देते हैं। द ब्यूटी ऑफ अ गैलपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क evokes away and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, makes us deeply reflect on what indeed is life. जो molecular traffic होता है सेल के अंदर, वो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि what indeed is life, आखिर ज़िंदगी है क्या। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, बिकॉज एक छोटा सा सेल होता है और उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि आखिर लाइफ है क्या, व्हाट इज़ लाइफ। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। इस क्वेश्चन के अपने आप में ही दो क्वेश्चंस और हैं। द फर्स्ट इज़ a टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू नॉन लिविंग। पहला जो क्वेश्चन है वो एक टेक्निकल वन क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या है कि जो लिविंग है वो किसके ऑपोजिट है, नॉन लिविंग के। लिविंग जो चीज़ है उसे हम कहेंगे जो नॉन लिविंग नहीं है। नॉन लिविंग के ऑपोजिट जो चीज़ है उसे हम लिविंग कहते हैं। एंड द सेकेंड इज़ अ फिलोसफिकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़। सेकेंड है ना जो, वो एक फिलोसफिकल वन है
और इसका क्वेश्चन है कि हमारी जो लाइफ है उसका क्या पर्पस है. एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग दिस सेकेंड क्वेश्चन. सॉरी, जो साइंटिस्ट है ना वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए हैं कि हमारी जो लाइफ है उसका क्या पर्पस है. वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग. हम इस पे बात करते हैं कि लिविंग क्या होता है. देखो बेटा, साइंटिस्ट जो हैं वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हमारी लाइफ का क्या पर्पस है. साइंटिस्ट है जो भगवान वगैरह में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते. बट हम जो भगवान को मानते हैं हमें तो पता है कि हमारी जो ज़िंदगी है उसका क्या मकसद है. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप सबको क्या लगता है. हर एक बच्चा ज़रूर लिखे कि उसकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ. नेक्स्ट पैराग्राफ, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये. इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटीज़, बहुत ज़्यादा बड़ा है. इसे कहते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलते हैं. बीट पॉटेड प्लांट्स, वो पॉटेड प्लांट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स, योर पेट्स, योर एनिमल्स, प्लांट्स. देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई. और भी बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, बट दे आर ऑल अराउंड यू. बट वो सारे हमारे आसपास होते हैं, जैसे माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज. इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया, अगर हम अपने आसपास के एरिया को बढ़ाएं, दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड द वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज. तो इसके साथ जो रेंज और वैरायटी होती है ऑर्गेनिजम्स की वो भी बढ़ जाती है. अगर हम जितना बड़ा एरिया होगा ना उतने ही ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिजम्स होंगे. जैसे हम फॉरेस्ट में चले जाएं तो फॉरेस्ट कितना ज़्यादा बड़ा होता है ना, इसमें उतने ही वैराइटीज़ के ऑर्गेनिज्म भी देखने को हमें मिलते हैं. कितने ज़्यादा वैराइटीज़ के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रहते हैं ना फॉरेस्ट में. यही बात उन्होंने की है. ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, यही कह रहे हैं वो, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. जो हम अलग अलग तरह के एनिमल, प्लांट, ऑर्गेनिज्म किसे भी देखते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है. द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity. इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होना, बहुत बड़ा होना और उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होना. This line is very important. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. अब तक जो स्पीशीज़ हमें पता है, सॉरी, अब तक जो हमें स्पीशीज़ पता है कि इस दुनिया में कितनी है, वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन. ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो हमें पता है. ऐसी भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता लगा है. आप देखो कि जिनके बारे में हमें पता है वही कितनी ज़्यादा है. 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं. दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स present on the earth. We should remember here that as we explore the new areas, even the old ones, new organisms are continuously being identified. जैसे जैसे हम
अलग अलग नए नए एरियाज़ में जाते हैं तो हमें उतने ही ज़्यादा नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. पहले ही जैसे कहा गया है कि इस संसार में, in the world, millions plants and animals रहते हैं. We know the plants and animals in our own area by our local names, by their local names. जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे एरिया में रहते हैं हम उन्हें उनके लोकल नेम्स के नाम से जानते हैं. जैसे बिल्ली होगी, ठीक है, बिल्ली होगी, कौवा हो गया, ऐसे, ठीक है. दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस. प्लेस टू प्लेस ये लोकल नेम वेरी करते हैं. विद इन ए कंट्री ऑल्सो वेरी. जैसे राजस्थान के लोग राजस्थानी बोलते हैं, ऐसे अलग अलग स्टेट के लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं. तो ऐसे उनके अलग अलग नाम्स भी रखे होते हैं. जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं अलग अलग स्टेट के लोगों की भाषाओं के हिसाब से. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and mean to talk to each other to refer to organism we are talking about. इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इस वजह से हमें एक दूसरे से बात करने में दिक्कत होती है. हम दूसरे को नहीं समझा पाते कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज डिफरेंस. And in the other countries also the languages are different, English, Japanese, etc. So this is why we did not find the ways to talk to each other. हम नहीं दूसरे लोगों को समझा पाते बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज डिफरेंस कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही निकाला है. आगे हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे क्या निकाला गया है. ओके, sorry. Hence, there is a need to standardize the naming of living organism. हमें ज़रूरत है कि हम living organisms को standardize करें, मतलब उनके एक ही नेम रखें, पूरे वर्ल्ड में एक ही नेम से जाना जाए, such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. ऑर्गेनिजम्स का नाम रखना कि एक ही नाम से वो ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर. Obviously, nomenclature or naming is not possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. अब आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऐसे ही तो नाम रख नहीं देंगे, ठीक है. पहले हम ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे कि उसे देखकर उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है. पहले हम उसे अच्छी तरह से देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ही उसका नाम रखेंगे ना. और उसे अच्छे से देखना, आइडेंटिफाई करना, इस प्रोसेस को ही कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. आपको समझ लग गया? In order to facilitate the study, the number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each non-organism. This is acceptable to biologists all over the world. जो scientific name हम रखेंगे ना, वो पूरे वर्ल्ड में acceptable होगा, ठीक है. For plants, the scientific names are based on the agreed principles and criteria which are provided in the International Code for Botanical Nomenclature, ICBN. Now, this line is very important. Sorry, पूरा erase हो गया, but don't worry. Okay. This line is very important. For plants, the scientific names are based on the agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, ICBN. यहाँ पे लिख लेते हैं ICBN, International Code for
बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, प्लांट्स के जो साइंटिफिक नेम्स थे इनके बनाए हुए प्रिंसिपल्स के बेस पे हमने रखे थे। आईसीबीएन ने जो हमें प्रिंसिपल्स दिए थे उसके बेस पे हमने प्लांट्स के नेम्स रखे थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, यू मे आस्क हाउ एनिमल्स नेम्ड। अब हम ये सोच रहे हैं कि एनिमल्स को कैसे नेम रखा होगा। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव evolved इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल्स का क्या रखा था, किसके बेस पे, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसके बेस पे एनिमल्स का रखा था। और प्लांट्स का किसके बेस पे रखा था, ICBN के बेस पे। ये आप ज़रूर याद कर लेना अच्छी तरह से, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। अब साइंटिफिक नेम इसीलिए तो रख रहे हैं कि हमें ये पता लगे कि एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नेम है पूरे वर्ल्ड में। देखो वैसे तो अलग अलग नाम से जाना जाता है बट साइंटिफिक नेम पूरे वर्ल्ड में एक ही है एक ऑर्गेनिज्म का। जहाँ मर्जी चल जाओ, अगर मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है तो पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से जाना जाएगा एज ए साइंटिफिक नेम। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other non-organism. अब ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो ऑर्गेनिज्म का हम नेम रखने लगे हैं ये किसी और ऑर्गेनिज्म का तो नहीं हमने रखा, सेम नहीं होना चाहिए ना साइंटिफिक नेम, हर एक का अलग अलग नाम होना चाहिए, ठीक है। Biologists follow the universally accepted principles to provide the scientific name to non-organism. बायोलॉजिस्ट ने जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स दिए गए थे ICBN एंड ICZN ने, उसके बेस पे साइंटिफिक नेम्स दिए नॉन ऑर्गेनिजम्स को। ईच नेम हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स, हर एक नाम के अब दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट दो कंपोनेंट्स होते हैं एक नाम के। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। किसी ऑर्गेनिज्म को दो कंपोनेंट के बेस पे नाम देना, इसको हम कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कार्लोस लीनियस। ये नेमिंग सिस्टम हमने किसने दिया था, कार्लोस लीनियस ने दिया था। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बायोलॉजिस्ट यही सिस्टम को यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड में। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। इसमें 2 वर्ड फॉर्मेट होते हैं, फर्स्ट इज जेनेरिक नेम एंड सेकेंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। Let us take the example of mango to understand the way of providing the scientific names better. The scientific name of the mango written as Mangifera indica. See how it is a binomial name. अब हम देखते हैं कि ये binomial name कैसे है। In this name Mangifera represents the genus. इस नाम में जो Mangifera है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, while जो इंडिका इज ए पर्टिकुलर स्पीशीज एंड जो इंडिका है वो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्पीशीज और अ स्पेसिफिक एपिथेट। आपको समझ लग गया। देखो उन्होंने कहा कि साइंटिफिक नेम्स हम दो बेसिस पे रखेंगे। दो कंपोनेंट्स होंगे साइंटिफिक नेम के, जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। जो फर्स्ट वर्ड है मैंगीफेरा दैट इज जेनेरिक एंड जो इंडिका इज सेकेंड वर्ड दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है।
अब हम रूल्स पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर के, कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, सॉरी, जो ICZN और ICBN थे उन्होंने क्या यूनिवर्सल रूल्स दिए हमें नॉमेनक्लेचर के, हम वो देखते हैं अब। ठीक है, हम अलग अलग हाइलाइटर्स यूज़ कर रहे हैं। देखो, जो तो ग्रीन हाइलाइटर और येलो हाइलाइटर से हाईलाइट किया ना, वो इसलिए किया बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो इन सेंटेंसेस को, इन लाइंस को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, अब यूनिवर्सल रूल्स, तो हर एक रूल इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। वो क्या कह रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो लैटिन में लिखे जाते हैं, सॉरी, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, वो लैटिन में होते हैं, डेराइव्ड हम उन्हें लैटिन से करते हैं, बट वो लिखे कैसे जाते हैं, इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, हम उससे लैटिन से डेराइव्ड करते हैं। The first word in a biological name represent the genus and second component denotes the specific epithet। वही जो मैंगीफेरा इंडिका में बताया था कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसे जीनस कहते हैं एंड सेकंड कंपोनेंट को स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। Both the words in a biological name when hand written separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी बुरी लग रही होगी बिकॉज थोड़ा सा गला ख़राब है, बट आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन। जो जीनस और स्पीशीज दोनों वर्ड्स को जब हम अपने हाथों से लिखते हैं तो हम उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखते हैं और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। पर अगर हम उनका प्रिंट निकालते हैं तो हम उसे इटैलिक्स में निकालते हैं टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन। फॉर एग्जांपल, जैसे ये तो बहुत बड़ा बड़ा लिख हो गया, वेट अ मिनट। आई एम सॉरी, द हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो हम मैंगीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन करके लिखेंगे जब हमने इसे अपने हाथों से लिखेंगे। बट जब हम इसको प्रिंट निकलवाएंगे तो हम इसका प्रिंट इटैलिक्स में निकलवाएंगे। ठीक है, अब फोर्थ यूनिवर्सल रूल भी देख लेते हैं क्या बता रहा है हमें। द फर्स्ट वर्ड, आई एम सॉरी, the first word denoting the genus starts with the capital letter। जो फर्स्ट वर्ड है ना, जो जीनस है, फर्स्ट वर्ड तो जीनस है, सेकंड वर्ड क्या है, स्पीशीज। जो फर्स्ट वर्ड है जीनस का वो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। While the specific epithet starts with the small letter, it can be illustrated with the example of Mangifera indica। अब हम मैंगीफेरा इंडिका की एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें देखो कि जो फर्स्ट वर्ड है जीनस का, मैंगीफेरा जीनस है, उसका जो फर्स्ट वर्ड है, मैंगीफेरा जीनस है और उसका जो फर्स्ट वर्ड है मैंगीफेरा का, वो फर्स्ट लेटर है जो, वो कैपिटल है मैंगीफेरा। एंड इंडिका का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है। देखो, जब मैंने भी लिखा था मैंगीफेरा इंडिका तो मैंने भी ऐसे ही लिखा है, फर्स्ट लेटर है जो, उससे मैंने कैपिटल लिखा है जीनस के फर्स्ट लेटर को, बट जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर लिखा है उसे मैंने स्मॉल लिखा है। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ इज नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एट is written in the abbreviated form, example Mangifera indica Lin।
इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो ऑथर है, जिसने किसी भी प्लांट या एनिमल को साइंटिफिक नेम दिया है, और उस नेम को उसने इसलिए दिया क्योंकि उसने उस प्लांट को, एनिमल को डिस्कवर किया है, ठीक है। तो उस ऑथर का नाम साइंटिफिक नेम के नाम के बाद हम लिखेंगे। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, लिन इसलिए लिखा है क्योंकि मैंगीफेरा इंडिका किसने डिस्क्राइब किया था? फर्स्ट लीनियस ने। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लीनियस। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक इट पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटेंगे, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आसान तरीके से स्टडी कर पाएँ। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. Classification एक ऐसा process है जिससे हम ग्रुप्स में बांट देंगे, उनकी कन्वीनियंट कैटेगरीज के हिसाब से हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांट देंगे, उनके करेक्टर्स को देख के कि इनके करेक्टर किससे मैच हो रहे हैं, जिसके सेम करेक्टर्स होंगे उन्हें हम एक ग्रुप में रख देंगे। आगे इस बात को हम समझेंगे, आप टेंशन मत लें। फॉर एग्जाम्पल, वी ईजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स एंड और एनिमल्स और डॉग्स और इंसेक्ट्स और कैट्स। जैसे हम इन ग्रुप को तो अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि प्लांट्स क्या है, एनिमल्स क्या हैं, डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स। द मोमेंट वी यूज एनी अदर दीज टर्म्स वी एसोशिएट their characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously each one of us will see dogs and not the cats. अगर हम डॉग की इमेज अपने माइंड में सोचेंगे तो ऑब्वियसली हम डॉग्स को ही सोचेंगे ना, कैट्स के बारे में तो नहीं सोचेंगे। Now if we were to think of Alsatians, we know that we were talking about. Similarly, suppose we have to say mammals. You would of course think of animals with external ears and body hair. Likewise in plants, if we were try to talk of wheat, the picture in our mind will be of wheat plants and not of rice or any other plant. अगर हम वीट प्लांट के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में पिक्चर वीट प्लांट की बनेगी, ना कि राइस प्लांट की या किसी और प्लांट की। Hence all these dogs, cat, mammals, rice, plants, animals, etc. are convenient categories. ये अलग अलग कैटेगरीज हैं वो यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, जिसे हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। अब जो साइंटिफिक टर्म इन कैटेगरीज के लिए यूज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सा। क्या कहते हैं हम उसे बच्चों? टैक्सा कहते हैं। Here you must recognize that taxa indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. हर एक कैटेगरी है जो उसे हम टैक्सा कहते हैं। प्लांट्स भी टैक्सा फॉर्म करते हैं। वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा। एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ऑल आर टैक्सा। बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। Therefore एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। अब हमें पता है कि जो डॉग है जो एक मैमल है, और जो मैमल्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, ये तो सबको पता है। इससे हम देखते हैं कि एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स ये सभी किसे रिप्रेजेंट करते हैं? टैक्सा को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट डिफरेंट लेवल्स पे टैक्सा को रिप्रेजेंट करेंगे ये। Hence, based on the characters, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called the taxonomy. अब ऑर्गेनिजम्स को उनके डिफरेंट टैक्सा के हिसाब से जब हम क्लासीफाई करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे टैक्सोनॉमी। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी। And internal structure along with the structure of cell development process, ecological information of organism are essential to form the basis of the modern taxonomic studies. जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे तो हम क्या देखेंगे? उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर,
उसके सेल का स्ट्रक्चर, उसके डेवलपमेंट का प्रोसेस, बहुत ज़्यादा फीचर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। Hence, characterization, identification, classification, nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. अब हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, सॉरी अब हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, क्लासिफिकेशन भी कर लिया, नॉमेनक्लेचर भी कर लिया। पहले हमने किसी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि ये कैसा दिखता है, उसके हिसाब से हमने उसे एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया कि तू इस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी के एनिमल्स से या प्लांट्स से तू मिल रहा है, तो हम तुझे इस कैटेगरी में रखेंगे। रखने के बाद हमने उसे नाम दिया। ये जो सारे प्रोसेसेस थे ये बेसिक थे, किसके बेसिक थे? टैक्सोनॉमी के बेसिक थे ये सारे प्रोसेसेस। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। अब टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स को तो उत्सुकता रहती है कि हम नए नए टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानें, पर्टिकुलरली विद द रेफरेंस ऑफ देयर ओन यूज़। स्पेशली वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना चाहते हैं जिनसे उनका अपना फ़ायदा हो, फॉर देयर ओन यूज़। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड। पुराने ज़माने में जो ह्यूमन बींग्स थे उन्हें ज़रूरत पड़ती थी अपने जो बेसिक नीड्स है ना उनके लिए सोर्सेज को ढूंढने की, फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए, शेल्टर के लिए। Hence the earliest classification were based on the uses of the various organisms. इसलिए जो पहले पहले ज़माने में क्लासिफिकेशंस होती थी वो किसके बेस पे होती थी कि ह्यूमन बींग्स का ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे यूज़फुल हैं, उसके बेस पे हम क्लासीफाई कर देते थे ऑर्गेनिजम्स को। बट नाउ नॉट, बिकॉज अब ज़माना बदल गया है। फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए, शेल्टर के लिए हमें सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, हमने आर्टिफिशियल मीन्स भी बना लिए हैं। बट पुराने ज़माने में यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते थे। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. अब ह्यूमन बींग सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाने, उनमें डाइवर्सिटीज़ के बारे में जाने, वो इसमें भी इंटरेस्टेड हैं कि उन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज द सिस्टमैटिक्स। दिस ब्रांच जो इसको स्टडी करती है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डराइव्ड फ्रॉम द लैटिन। जो सिस्टमैटिक वर्ड है हम उसे लैटिन से डराइव करते हैं, जो है सिस्टेमा। लैटिन में इसका नाम है सिस्टेमा। लैटिन से डराइव्ड किया है वर्ड सिस्टमैटिक्स, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब है ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लीनियस ने एक बुक लिखी थी जिसका उसने नाम रखा था सिस्टेमा नेचुरे। टाइटल रखा था उसने बुक का सिस्टेमा नेचुरे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेट अ मिनट। नेचुरे। लीनियस ने बुक लिखी थी और बुक का टाइटल रखा था उसने सिस्टेमा नेचुरे। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। द स्कोप ऑफ द सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर एंड लास्ट टू इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन। जो स्कोप है सिस्टमैटिक्स का वो बाद में बढ़ गया, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इंक्लूड हो गया। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। हमने पहले ही पढ़ा था कि सिस्टमैटिक्स क्या देखती है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखती है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये हम कल करेंगे। हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगले पार्ट में हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आई होप आप सबको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं फिर भी कुछ पता लगा, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करूँगी। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।